आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू स्कीम ऑफ SCSS, दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नाउ SCSS जो है, दिस इज आल्सो अ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। एक्सक्लूसिवली किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। किन के लिए स्कीम है ये? जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये स्कीम को बनाया गया, राइट। यानी कि जो सीनियर सिटीजन होंगे वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोज कैन बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, दोज आर एलिजिबल। वो इस स्कीम में एलिजिबल है। 2004 में स्कीम को लेकर के आया गया था, राइट। एंड फर्दर ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने एक सेविंग ऑप्शन, सिक्योर सेविंग ऑप्शन प्रोवाइड करनी है और रेगुलर इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड करनी है टू द सीनियर सिटीजन आफ्टर द रिटायरमेंट, राइट। एंड इसकी इनिशियल मैच्योरिटी कब होती है? आफ्टर 5 इयर्स। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो इनिशियली 5 साल के बाद आपको इसमें मैच्योरिटी मिल जाएगी, मैच्योरिटी देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 3 इयर्स। 3 साल के ब्लॉक के लिए इसको आगे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। और इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर बताए जाते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो लगभग 8.2% चल रहा है, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो इंटरेस्ट रेट अगर बात करें फिलहाल के लिए 8.2% है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पेबल होता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट बताया जाता है, राइट। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, टेन्योर पहले देख लेते हैं। टेन्योर जो है 5 साल का है एंड इसको 3 साल के ब्लॉक के लिए आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। एंड एक्सटेंशन जो है वो विद इन 1 ईयर कर सकते हो और नई एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। एक्सटेंशन के लिए न्यू एप्लीकेशन इज टू बी गिवन। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो रेजिडेंट जो इंडियन सिटीजन हैं, रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, वो एलिजिबल, दोज आर एलिजिबल सो एज टू ओपन द SCSS अकाउंट। और इवन जो इंडिविजुअल 55 से 60 इयर्स की एज में जो रिटायरमेंट ले चुके हैं अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या सुपरएन्युएशन स्कीम, राइट, तो जब उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी अलाउड है। ज्वाइंट अकाउंट भी परमिटेड है। ज्वाइंट अकाउंट जो है वो भी परमिटेड है स्पाउस के साथ, ठीक है। तो उसके केस में एलिजिबिलिटी किसका देखेंगे? जो फर्स्ट होल्डर है उनका एलिजिबिलिटी देखा जाएगा। बट ये स्कीम जैसे कि ना तो KVP स्कीम, ना PPF स्कीम और ना ही SCSS स्कीम, दिस इज नॉट अवेलेबल टू द NRIs, नॉट अवेलेबल टू द HUF। तो ये स्कीम NRIs के लिए और HUF के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि ये स्कीम एलिजिबल नहीं है NRIs के लिए, HUF के लिए, कंपनीज के लिए दिस इज नॉट एलिजिबल। मोड ऑफ होल्डिंग की बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि सिंगल अकाउंट भी हो सकता है, जॉइंट अकाउंट आप स्पाउस के साथ ओपन कर सकते हैं। और आप कंसीडर करेंगे फर्स्ट पर्सन की एलिजिबिलिटी को। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करें तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपीज की है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख इज एप्लीकेबल, नॉट मोर देन दैट। इन्वेस्टमेंट सीलिंग जो है वो 55 टू 60 ईयर्स की अगर कैटेगरी के लिए बात करें तो उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो रिसीव हुए हैं वहां तक लिमिटेड है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट। यानी कि अगर किसी पर्सन की एज 55 टू 60 ईयर्स के बीच में है और उनको वो रिटायर हो गए हैं और उनको VRS लिए हैं उन्होंने या सुपरएन्युएशन बेनिफिट्स मिले हैं, तो वो बेनिफिट उनको 1 महीने के अंदर अंदर जमा करवाने पड़ेंगे। लेट्स से पर्सन ए है, अब इनको बेनिफिट मिले हैं 27 लाख, तो ये मैक्सिमम 27 लाख जमा करवा सकते हैं, 30 लाख नहीं जमा करवा सकते।
30 लाख नहीं जमा करवा सकते। और मान लो अगर पर्सन ए को 27 लाख नहीं मिले, इनको मिले 42 लाख, तो तब ये मैक्सिमम कितने जमा करवाएंगे? मैक्सिमम 30 लाख जमा करवा पाएंगे, नॉट मोर देन दैट, फॉर द पर्सन हुज एज इज बिटवीन 55 to 60 ईयर्स, राइट? उनके लिए बात कर रहे हैं। और क्या मल्टीपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं? यस, दैट इज अलाउड। इवन आप मल्टीपल SC/SS अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे वो 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अक्रॉस ऑल द अकाउंट्स, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। एंड अगर मैं डिपॉजिट रूल्स की बात करूं तो आप 1000 या उसके मल्टीपल में पैसा जमा करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1500 रुपए जमा करवाने चले गए, नो। या तो 1000 या 2000, और कैश की फॉर्म में करवा रहे हो तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो। कैश की फॉर्म में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो आप जमा करवा सकते हो, उससे ज्यादा जमा नहीं करवा सकते हो। इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर पे किया जाता है, लाइक 31 मार्च, जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। एंड अगर इंटरेस्ट को क्लेम नहीं किया जाता तो फर्दर इंटरेस्ट अर्न नहीं होगा। अगर आपने इंटरेस्ट को क्लेम नहीं किया तो फर्दर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्री मेच्योर के क्लोज को देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 साल से पहले अगर प्री मेच्योर पेमेंट करवाना चाहते हो तो प्री मेच्योर पेमेंट नहीं मिलेगा, प्री मेच्योर क्लोजर नहीं होगा 1 साल से पहले। एंड आफ्टर 1 ईयर और 2 साल से पहले तक आप 1.5% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट का पेनल्टी लगा करके सहते हुए आप प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हो। और 2 साल के बाद आप 1% का पेनल्टी लगा खाते हुए आप प्री मेच्योर जो पेमेंट है वो आप ले सकते हो, प्री मेच्योर विड्रॉल। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 30 लाख रुपए का। तो अगर कोई पर्सन 30 लाख रुपए जमा करवा देता है और उसके बाद कहता है कि आफ्टर 1.5 ईयर्स लेट्स से ही सेज कि मुझे प्री मेच्योर पेमेंट चाहिए, तो उसको कितना पेनल्टी पड़ेगा? इट विल बी 1.5%। 1.5% मींस 45,000 का पेनल्टी पड़ जाएगा उनको। कितना? 45,000 का पेनल्टी पड़ेगा। और अगर ये 2 साल बाद करवाते तो फिर 30,000 का पेनल्टी पड़ता, अगर प्री मेच्योर पेमेंट लेने वाले हो आप, इफ यू आर गोइंग टू टेक द प्री मेच्योर पेमेंट, राइट। एंड जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो पैसा आपको मिला है वहां तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सीलिंग होती है, नॉट मोर देन दैट। काइंडली प्लीज टेक इसका एक नोट रख लेना। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स और टैक्स ट्रीटमेंट, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो 80C में आपको डिडक्शन मिल सकती है। 1.5 लाख की लिमिट है 80C की, उतनी आपको डिडक्शन मिल सकती है, राइट। एंड जो लेकिन इंटरेस्ट अर्न करोगे दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल है, कंप्लीट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। और अगर आपका सीनियर सिटीजन के बारे में बात करते हैं, अब ये लिमिट एक्सीड कर चुकी है फॉर द सीनियर सिटीजन थ्रेशोल्ड, नाउ इट इज ₹1 लाख। कितना है लिमिट? 1 लाख का है, राइट। तो अगर आप 1 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो उसके केस में TDS डिडक्शन भी होगा, तो उस केस में TDS भी डिडक्ट होगा। काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। यहां तक के अगर सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीएस्ट। सो सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है या नहीं किया गया? यहां तक के सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं? तो अगर आपके पास जो टोटल अर्निंग हो रही है इंटरेस्ट की, राइट, वो 1 लाख से ज्यादा है तो उसके केस में क्या रहेगा? TDS का थ्रेशोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए का है इफ द टोटल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन ₹1 लाख। अगर कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले थ्रेशोल्ड 50,000 की होती थी, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपए की है। नाउ द थ्रेशोल्ड इज अमाउंटिंग ₹1 लाख। इसको अपडेट कर लो। डू नॉट जस्ट लुक इनटू द पॉइंट कि 50,000 है, पहले 50,000 थी लेकिन अब 1 लाख की लिमिट है। नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो नॉमिनेशन परमिट करी गई है। आप अकाउंट में जब आप उसको ओपन करते हैं अकाउंट को, या बाद में भी नॉमिनेशन करवा सकते हैं। एंड नॉमिनी को आप कभी भी चेंज भी करवा सकते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द अकाउंट। अच्छा, जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द अकाउंट? व्हाट इज द
टेन्योर ऑफ द अकाउंट, तो ओरिजिनल मैच्योरिटी 5 साल की है, 3 साल आगे एक्सटेंड करवा सकते हो एक बार, लेकिन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर, तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी एक्सटेंशन। क्लियर है? अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो आप एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में एंड फर्दर इवन बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड बैंक भी ट्रांसफर कर सकते हो SCSS अकाउंट को, दैट ट्रांसफरेंसी इज अलाउड। और जो भी पैसा है दैट्स बैक्ड बाय द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली कोई मार्केट रिस्क नहीं है एंड रिटायर्स के लिए तो काफी सूटेबल है। मोड ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जो डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस हैं आप उनके थ्रू ओपन कर सकते हो। नाउ लेट्स हैव अ कंपैरिजन बिटवीन these three schemes actually. What is a comparison between these three schemes? SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। एलिजिबिलिटी एज क्या है? 55 to 60 एलिजिबल है अगर उनको उन्होंने VRS ली है, सुपरनेशन बेनिफिट मिले हैं, राइट। और जो भी उनको बेनिफिट मिले हैं उतना अमाउंट या मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। PPF में सभी इंडिविजुअल्स एलिजिबल है, लेकिन NRIs HF एलिजिबल नहीं है। KVP के केस में भी सभी इंडिविजुअल्स एलिजिबल है, लेकिन NRIs HF एलिजिबल नहीं है। लेकिन PPF के केस में अगर किसी NRI का अकाउंट ऑलरेडी ओपन था, लेट्स से जब वो NRI नहीं था पर्सन, तब से ओपन था, तब वो कंटिन्यू कर सकता है टिल मैच्योरिटी, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकता। SCSS के केस में एक बार आप 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। PPF के केस में 5 इयर्स के ब्लॉक्स हो सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स कैन बी देयर, एक्सटेंशन हो सकती है। KVP के केस में ऐसा नहीं है, राइट। सो इट इज रिटन कि टेन्योर जो है वो 5+3 है इन केस ऑफ द SCSS की। PPF के केस में 15 साल का टाइम है, लेकिन उसके बाद 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हो। और KVP के केस में इट इज 1115 मंथ्स, यानी कि 115 मंथ्स का मतलब क्या है? 9 महीने 9 साल 7 महीने के अराउंड का टाइम पीरियड बनता है। अगर टैक्स की बात करें, टैक्स ऑन इंटरेस्ट, SCSS के अंदर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करोगे डेट इज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल है। लेकिन PPF के केस में इट इज टैक्स फ्री, बिकॉज PPF इज अंडर EEE कैटेगरी, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, राइट। बट KVP और SCSS के केस में आपके ऊपर डेफिनेटली टैक्स पड़ेगा, जो अर्न करते हो आप टैक्स उसमें। और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, SCSS के केस में लिमिट है 30 लाख रुपए का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। PPF के केस में 1.5 लाख रुपीस पर ईयर का लिमिट है, एक लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। और KVP के केस में देयर इज नो लिमिट। इन केस ऑफ KVP, किसान विकास पत्र के केस में कोई भी लिमिट नहीं। ओके, यहां तक के पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए हैं तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए, डू कंफर्म एट द अर्लीएस्ट। तीनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड इवन इन द केस ऑफ द interviews the questions can be asked about it. Now let's understand about the pension payments. पेंशन पेमेंट के लिए क्या होता है कि सिंगल नेम्ड अकाउंट जनरली ओपन किया जाता है पेंशन पेमेंट के लिए, राइट। लेकिन जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है स्पाउस के साथ, अगर ऑथराइजेशन है फॉर द फैमिली पेंशन, एंड उसे आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर ऑपरेशंस के साथ ओपन किया जा सकता है। सो पेंशन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट जो मिलती है एम्प्लॉय को आफ्टर द रिटायरमेंट, दैट्स अ पेंशन पेमेंट, एंड इसको सैलरी इनकम की तरह कंसीडर किया जाता है। पेंशन पेमेंट्स आर कंसीडर्ड एज अ सैलरी पेमेंट्स, इनको सैलरी पेमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है सैलरी इनकम के तहत और टैक्सेबल है। पेंशन कुड बी अनकंप्यूटेड पेंशन, मंथली या पीरियोडिक पेंशन जो मिलती है, और कुड बी कंप्यूटेड पेंशन, जो लमसम आपको रिसीव मिल जाता है फ्यूचर पेंशन के एवज में जो मिल जाता है आपको अमाउंट, उसको कंप्यूटेड पेंशन कहते हैं। कम्यूटेड पेंशन, नॉट कंप्यूटेड, इट इज कम्यूटेड, आइदर इट इज नॉन कम्यूटेड और इट इज कम्यूटेड, ठीक है। एंड पेंशन अकाउंट जो है वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के थ्रू ऑपरेट नहीं किया जा सकता, एंड लाइफ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, लाइफ सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेगा।
एंड इज इट टैक्सेबल? यस, फॉर श्योर इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल, राइट। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है कि इस केस में पेंशन इनकम के ऊपर, तो अगर आपको 50,000 या जो भी एक्चुअल पेंशन पेमेंट मिली है, विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है उसके ऊपर, राइट, दैट्स एप्लीकेबल। एंड टीडीएस की बात करें तो पेंशन को क्या कंसीडर करते हैं हम? एज आई टोल्ड यू, पेंशन को कंसीडर किया जाता है सैलरी पेमेंट एंड इट इज टैक्सेबल। इसके ऊपर टीडीएस कट होगा क्या? यस, टीडीएस जो होगा वो यहां पर डिडक्ट होगा, लेकिन पेंशन के ऊपर कोई फिक्स्ड टीडीएस परसेंटेज नहीं है, वो टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टीडीएस डिडक्ट होगा। इफ वी टॉक अबाउट द टीडीएस ऑन पेंशन, तो सेक्शन 192 इसके ऊपर अप्लाई होता है। कौन सा सेक्शन? 192, राइट। एंड ये एस्टिमेट जो एनुअल पेंशन उसके हिसाब से अप्लाई किया जाएगा, एज सच कोई टीडीएस का फिक्स परसेंटेज नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट द एरियर ऑफ पेंशन, जैसे लेट्स मान लो आपको पेंशन आ रही थी, अब पेंशन का एरियर मिलना आपको, तो वहां पर रिड्यूस टैक्स बर्डन आपके ऊपर रहेगा अंडर द सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। इन केस ऑफ एरियर्स, यानी कि पिछला बकाया बाकी था, तो आपके ऊपर रिड्यूस्ड टैक्स बर्डन डाला गया है उस केस में। और लेकिन आपको अगर ये क्लेम लेना है तो आपको 10E फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको ये रिलीफ मिलेगा 89(1) के अंदर, राइट। फर्दर एक टर्म होती है रिलेटेड टू फैमिली पेंशन। क्या टर्म होती है? फैमिली पेंशन। और ये फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो फैमिली पेंशन इज जस्ट लाइक जो पे की जाती है स्पाउस को, लीगल हेयर को, आफ्टर द डेथ ऑफ द पेंशनर, उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। एंड इससे टैक्स किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको सैलरी की तरह नहीं आप टैक्स करते, राइट, दैट्स द केस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सीनियर सिटीजन बेनिफिट, सीनियर सिटीजन के बेनिफिट की बात करें तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन इज फॉर 3 लाख रुपीज, अगर एज आपकी 60 टू 79 के बीच में। एंड अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 प्लस एज है, तो उसके केस में बेनिफिट जो है वो 5 लाख तक का है। अगर 60 टू 79 है तो 3 लाख तक का बेनिफिट है। और अगर एज जो है वो 80 प्लस है तो उसके केस में सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे आप, एंड आपको 5 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, राइट। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को फॉलो करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स डू फॉलो द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो रूल्स हैं 1976 के, उनको फॉलो करते हैं, दोज आर टू बी फॉलोड। एंड हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी दिवस बनाया जाता है 14 सितंबर को। एंड जो यूजेज ऑफ हिंदी है उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें, यूटीज की बात करें, तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पर्पजेस। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पर्पजेस। एंड इनको रीजन्स में बांटा गया, लाइक रीजन ए, बी एंड रीजन सी। वी आर हैविंग द डिफरेंट रीजन्स, राइट। जैसे रीजन ए में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी स्टेट्स रहेंगी, ये सभी स्टेट्स रहेंगी। रीजन बी में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, यूटी, चंडीगढ़, ये रहेंगे। और रीजन सी में बाकी जो भी स्टेट्स थी, बाकी जो भी यूटीज हैं, वो सभी एप्लीकेबल रहेंगे, राइट। सो ये 3 रीजन्स में बांटा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, एंड उसके बेस पर ही
इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी होती है, देयर इज अ कमेटी फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, देयर इज अ कमेटी। तो हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड इसके इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू रहेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन रहती है, राइट। एंड कौन से रीजन है? 3 रीजन है, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। रीजन ए जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है, रीजन ए क्या है? रिलेटेड टू जो हिंदी बोलते हैं वो रीजन है। रीजन बी जो है जहां पर पार्शियल हिंदी बोली जाती है, यानी कि लोग बोलते हैं बीच बीच में से। एंड रीजन सी वो है जो बहुत बोलते ही नहीं है इंग्लिश, और वो हिंदी बोलते ही नहीं है। जो भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर जो ऊपर मेंशन नहीं है वो सभी इसमें आएंगे। ओके, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी होती है जिसको हम OLIC बोलते हैं, OLIC, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। एंड ये मैंडेटरी है कि आपको इस कमेटी को बनाना पड़ेगा हेड ऑफिस लेवल के ऊपर, जोनल रीजनल ऑफिस में। एंड फॉर द बैंक पॉलिसी के हिसाब से आप ब्रांचेस में भी बना सकते हैं, राइट। एंड कम से कम क्वार्टर में एक बार इनको अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने हिंदी के यूजेज के ऊपर कोई कंप्लायंस गैप तो नहीं आ रहा, कोई एक्शन पॉइंट तो नहीं, उसके ऊपर आपने बातचीत करनी है। एंड टारगेट क्या है कि जो रीजन ए को बिलोंग करते हैं, वहां पर तो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस 100% आप करोगे हिंदी में। रीजन बी में क्या है? अगर आप रीजन ए टू ए देखो, अगर रीजन ए टू ए अगर बात कर रहे हो तो क्या करोगे? 100% हिंदी में आप कम्युनिकेशन करोगे। अगर रीजन बी टू ए कर रहे हो या फिर रीजन बी टू बी कर रहे हो तो फिर 90% का टारगेट है। अगर रीजन ए टू सी है, इफ इट इज रीजन ए टू सी, तो टारगेट क्या है? 65% का। और अदरवाइज इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें टारगेट है 55% का। आई कैन से अदर्स, जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे 55% का टारगेट। जैसे मान लो रीजन सी ने रीजन ए को कम्युनिकेट करना है, रीजन सी ने बी को कम्युनिकेट करना है, रीजन सी ने सी को कम्युनिकेट करना है, या रीजन बी ने सी को कम्युनिकेट करना है, तो फिर 55% का टारगेट है, राइट। एंड रिप्लाई प्रोविजन के हिसाब से ना एक चीज बनती है इसमें कि 100% कंपल्सरी है कि अगर आपको कोई भी लेटर रिसीव हुए हिंदी में तो आपने हिंदी में ही उसका रिप्लाई करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर से आपको रिसीव हुई है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अपने एक्सक्लूसिवली हिंदी में ही रिप्लाई करना है। दैट इज टू बी डन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद ना बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि PSL क्या है। बेसिक जो इसकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारा का सारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को कवर कर लें। डेट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बट काफी इंपॉर्टेंट है। PSL का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए, इवन फॉर द बैंक प्रमोशन पर्पसेस, JIB के लिए, CIB के लिए, सभी बैंक्स के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है। सो PSL क्या है? PSL इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब कुछ एक सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर लगा कि क्रेडिट ग्रोथ काफी कम हो रही है, लेकिन वो सेक्टर्स इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल सोशल पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइडलाइंस दी गई कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक भी इसमें शामिल होते हैं, लोकल एरिया बैंक भी शामिल है, कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें शामिल है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, उन सभी के लिए गाइडलाइंस है कि भाई आप लोन दो ज्यादा से ज्यादा इन सेक्टर्स के लिए। एंड वो मैंडेटरी कर दिया कि इन सेक्टर्स को तो आपने लेंडिंग करनी ही करनी है। अभी गाइडलाइंस को ना किया गया रिसेंटली अपडेट, अप्रैल में, 1 अप्रैल 2025 से इसका अपडेट आया। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यहां पर ना कैटेगरीज देखो, टोटल 8 कैटेगरीज है, पहले भी 8 ही थी, कैटेगरीज में कोई चेंज नहीं हुआ। कैटेगरीज पहले भी 8 ही थी। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले आती है एग्रीकल्चर, जिसमें फार्म क्रेडिट, अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड का मतलब होता है जैसे डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, ठीक है, बी रेयरिंग हो गया, वो सब चीजें इसमें शामिल है।
एग्रीकल्चर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, एंसिलरी सर्विसेज है वो सभी इसमें शामिल है। एंड फॉर द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है एमएसएमई की, वो भी इसमें शामिल है। दैट इज द सेकंड सेक्टर। तो द फर्स्ट सेक्टर जो है दैट्स द एग्रीकल्चर, सेकंड जो सेक्टर है वो है एमएसएमई, एंड थर्ड जो सेक्टर है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट, थर्ड सेक्टर। फोर्थ इज द एजुकेशन, फिफ्थ वन इज हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती हैं, ठीक है। एंड सेवंथ है रिन्यूएबल एनर्जी, एंड एट्थ वन इज अदर्स। तो ये 8 सेक्टर हैं, ये 8 सेक्टर है, एंड दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, वीकर सेक्शन जो है वो किस में आता है? अदर्स में आता है, दैट्स अंडर द अदर्स। तो एग्रीकल्चर में आ गया फार्म क्रेडिट एंड ऑल, एमएसएमई में आ गया जो भी एमएसएमई को आप लोन दे रहे हो, एसएसआई को लोन दे रहे हो, या ट्रेड्स के लिए लोन दे रहे हो, ऑन लैंडिंग पर्पज के लिए दे रहे हो, या फैक्टरिंग पर्पज के लिए दे रहे हो, वो सभी इसमें शामिल है। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर जैसे फॉरेन ब्रांचेस भी हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट के थ्रू है, राइट। एजुकेशन की बात करें तो जो लिमिट बेस्ड एजुकेशन लोन है वो इसमें एलिजिबल है। हाउसिंग के केस में गाइडलाइंस हैं, सिटी स्पेसिफिक, पॉपुलेशन स्पेसिफिक, राइट। एंड रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी लोन दे सकते हो, वो भी इवन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होता है। इवन अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन देते हो ऑन लैंडिंग पर्पजेस के लिए तो उसकी एलिजिबिलिटी पॉइंट भी बताए गए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, वाटर, सैनिटेशन हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी में इट्स अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, सोलर पावर, ये वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अदर में जो आपके डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं, डिस्ट्रेस्ड पर्सनस हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। क्लियर है चीज? तो टोटल कितने सेक्टर्स हैं? टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर्स आर देयर। टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर्स आर देयर, राइट। अब अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट की कंप्यूटेशन किस बेस पर होती है? आइदर बेस्ड अपॉन द एएनबीसी, या तो एएनबीसी के बेस पर करते हो या फिर सीईओबीसी के अंदर करते हो जो आप कंप्यूटेशन करते हो। एएनबीसी का मतलब क्या है? एएनबीसी इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एंड सीईओबीएससी क्या होता है? क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, राइट। सो एएनबीसी होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एंड सीईओबीएससी होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी चीज हायर होगी उसके बेस पर आप अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को इंप्लीमेंट करोगे, परसेंटेज उसके बेस पर आप कैलकुलेट करोगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? फुल फॉर्म्स काइंडली प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये पूछ ली जाती है, ये आपको पूछ ली जाती है कि फुल फॉर्म क्या है, और इनका लोअर का क्लोज। कई बार सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि एएनबीसी और सीईओ बीएससी का हायर वन है या लोअर वन? हायर वन, राइट। तो जो भी बैंक का नेट क्रेडिट है प्लस, एएनबीसी के केस में कह रहा हूं, जो भी नेट बैंक क्रेडिट है प्लस जो भी आप नॉन एसएलआर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नॉन एसएलआर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर द हेल्ड टिल मेच्योरिटी बेसिस, कौन से बेसिस के ऊपर? एचटीएम बेसिस के ऊपर, दैट इज एप्लीकेबल, राइट। एंड अगर मैं सीईओ बीएससी की बात करूं तो जो भी आपका नोशनल क्रेडिट वैल्यू है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंटिंजेंट आइटम्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में डायरेक्ट फंड फ्लो तो था नहीं कोई, बिकॉज इट्स नॉन फंड बेस्ड सर्विस फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। तो उसको सीसीएफ के साथ, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए क्रेडिट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो वही चीज बताई गई है कि या तो ये एएनबीसी का होगा हायर पॉइंट, या फिर सीईओबीएससी का हायर पॉइंट होगा। तो जो भी आपके नेट बैंक क्रेडिट हैं, नॉन एसएलआर आपके बॉन्ड्स हैं, राइट, वो सब चीजें किसमें आएंगी? एएनबीसी में आएंगी। हाँ, लेकिन आपकी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एएनबीसी में नहीं आएंगी। और सीईओ बीएससी के केस में क्या चीजें आएंगी? सीईओ
क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इस केस में क्या क्या चीजें आएंगी? इट वुड बी रिलेटेड टू जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी इशू कर रहे हो, डेरिवेटिव है, या फिर आपके को एक्सेप्टेंस लेटर्स हैं, या और कंटिजेंट कोई भी लाइबिलिटीज है, वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगी, वो सभी आपकी इसमें शामिल हो जाएंगी। आप उनको सीसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वी विल बी मल्टीप्लाइंग देम विद द सीसीएफ, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, सो एज टू कैलकुलेट द क्रेडिट इक्विवेलेंट। देन विल बी लुकिंग एट इट कि एएनबीसी ज्यादा है या सीईओ बीएससी ज्यादा है, उसके हिसाब से फिर आपकी कैलकुलेशन चलेगी, राइट राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.